तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। इससे पहले अगर आपने मेरा दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप रेफ़र कर सकते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था और प्रीएम्बल के जितने भी की वर्ड्स हैं, जैसे उसमें सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सुवरन का मीनिंग क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और दूसरा लेक्चर हमारा यूनियन एंड टेरिटरी का था, जिसमें हम लोगों ने भारत के राज्य और उसके संघ जितने भी हैं उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। भारत के राज्य को कैसे विभाजित किया जा सकता है, कैसे भारत के राज्य को एक में मिलाया जा सकता है, इन सब बारे में हम लोगों ने उस चैप्टर में डिस्कस किया था। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सिटीजनशिप का। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजन हम कौन होते हैं। किसी देश का सिटीजन, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग भारत के सिटीजन हैं, लेकिन अगर यूएस का कोई भी अगर भारत में आके रहता है तो वो हमारे लिए सिटीजन नहीं होता, वो हमारे लिए एलियन हो जाता है। तो यह जो हमारे भारत के सिटीजन होते हैं उनको बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे वो वोट कर सकते हैं, वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये सब भारत के सिटीजन को अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन यही अधिकार जो एलियन होते हैं, जो विदेशी नागरिक होते हैं, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे किसी भी स्टेट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सिटीजन होता है और दूसरे होते हैं एलियंस। सिटीजन्स वे होते हैं जो उस राज्य के, उस देश के फुल मेंबर होते हैं और उसके संविधान के प्रति अपनी आस्था को रखते हैं। वे बहुत सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ जो एलियंस होते हैं उन्हें बहुत सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियंस और दूसरा होता है एनिमी एलियंस। जिन देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है, जिसके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा होता है, हमारे बाकी जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हमारा अच्छा होता है, उस देश को हम फ्रेंडली एलियंस कहते हैं। और जिस देश के साथ हम हमेशा वॉर पे रहते हैं वो हमारा एनिमी एलियंस होता है। जो फ्रेंडली एलियंस को जितने अधिकार दिए जाते हैं उससे कम अधिकार दिए जाते हैं एनिमी एलियंस को। जैसे बहुत सारे अधिकार भारत में फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त है। दे हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त है। दे हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो एक अधिकार जो है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये एनिमी एलियंस को प्राप्त नहीं होते हैं। जो हमारा संविधान है वो हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है। तो उन सारे फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा जो है वो फॉरेन एलियंस को, जो एलियंस होते हैं, जो बाहर के नागरिक होते हैं, उन्हें वो अधिकार नहीं दिया जाता है। कुछ इसमें से मैं जो अभी बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से अधिकार एलियंस को नहीं दिए जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो सबसे पहले है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 हमारे फंडामेंटल राइट्स का है। इसमें ये अधिकार जो एलियंस होते हैं उन्हें नहीं दिए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो है आर्टिकल 16। यानी कि जो भारत में जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है कि वो हर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी अगर कुछ फॉर्म में ऐसा प्रावधान कि हाँ ये विदेश के नागरिक भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म को, तो वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फॉर्म को वो भर सकते हैं और उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी नहीं। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। इसलिए संविधान में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि ये जितने भी अधिकार हैं इसके अगेंस्ट ये जो है ये फॉरेन एलियंस को नहीं दिए जाएंगे और इस अधिकार के अगेंस्ट में वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस आर्टिकल का अगर उल्लंघन होता है फॉरेन एलियंस के लिए भी, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, इन सब का अधिकार भारत में नहीं दिया गया है। और कल्चरल और एजुकेशन राइट्स भी अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी उन लोगों को नहीं दिया गया है। वे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी कि वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के लिए भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज है भारत के जो उच्च पद हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हुए, भारत के उपराष्ट्रपति हुए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, गवर्नर ऑफ स्टेट हुए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हुआ, तो इन सब पद के लिए भी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, इन सब पद पर भी वो स्थापित नहीं हो सकते हैं। ये सब अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में अंडर पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। जो हमारा संविधान है वो क्लियर कट ये नहीं बताता है कि कौन कौन से लोग जो हमारे देश के सिटीजन बन सकते हैं या फिर कौन कौन सा लोग भारत के सिटीजन नहीं बन सकते हैं, किन्हें रिनंसिएट किया जा सकता, कौन सा रिनंसिएशन किया जा सकता है, ये सब हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। इस संविधान में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारा संविधान जब से लागू हुआ है उससे पहले जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो सब भारत के सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन संविधान ने ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट को दिया कि आप जाइए और आप बाद में जाके एक लॉ बनाइए जिसमें क्लियर कट ये तरीके से ये लिखा हुआ हो कि कौन से लोग भारत के सिटीजन बन सकते हैं और कौन से लोग भारत के सिटीजन नहीं बन सकते हैं, कैसे भारत के सिटीजन को त्यागा जा सकता है, इन सब बारे में बताया गया है। इसी के अकॉर्डिंग में भारत में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसे बार बार अमेंड किया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि सिटीजनशिप किस किस तरीके से ली जाती है। सबसे पहले जो हमारा संविधान है उसमें ये बताया गया कि भारत में सिटीजनशिप किस किस को दिया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि जो भारत के रहने वाले निवासी है, जो पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ये भारत के सिटीजन होंगे। दूसरा ये बताया गया कि जो आदमी पाकिस्तान से विभाजन के बाद बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान से भारत में भी आए थे, तो वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आके रह रहे थे उन लोगों को भी सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तीसरे नंबर पे ये बताया गया कि जो लोग पहले तो भारत में रहते थे लेकिन जब भारत विभाजन हुआ, जब भारत डिवाइड हुआ तो उसमें वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो फिर वो भारत में आ गए। ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप देने की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा, वो जो भारत से बाहर रहते हैं, भारत इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन जैसे उनके माता पिता भारत में पैदा हुए हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भारत में सिटीजनशिप देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बताता है कि कौन कौन से लोग भारत के सिटीजन नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी सिटीजन जो पहले भारत का नागरिक हो लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है, जैसे कि अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है और वो जाके यूएस का नागरिक हो जाता है, उसी समय उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, यानी कि वो अपने सिटीजनशिप को छोड़ देता है। तथा पार्लियामेंट पर ये सब चीज़ छोड़ दिया गया है कि वे एक कानून बना सकते हैं कि कौन सा लोग सिटीजन होगा और कौन सा सिटीजनशिप नहीं होगा, कैसे किसी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। और ये भी इतना ही नहीं, भारत में अगर कोई आदमी अभी सिटीजन है और अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना देता है कि ऐसा हो जाता है कि उस आदमी की नागरिकता खत्म होने लगती है तो पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है, ऐसा भी संविधान में प्रावधान किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे बार बार मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप 1955 में क्या क्या किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है कि सिटीजनशिप को 5 तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। वो कौन कौन सा है? बाय बर्थ, या तो भारत में पैदा हुए हो, बाय डिसेंट, या कि उसके माता पिता या फिर उसके दादाजी भारत में पैदा हुए हो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हो, तो भी उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन, अगर वो भारत में रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करता हो कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए तो भी उसे भारत में नागरिकता दी जा सकती है। बाय नेचुरलाइजेशन, और अगर भारत कोई अगर टेरिटरी को एक्वायर करता है, जैसे कोई टेरिटरी है और भारत में अगर वो मिल जाता है तो भी वहाँ के लोगों को पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि इन लोगों को नागरिकता दी जानी है या नहीं दी जानी है, उसके लिए अलग से पार्लियामेंट कानून बनाता है। और इस प्रकार से भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर भी भारत में
नागरिकता देने का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तीन तरीके से ये बताया गया है कि कैसे भारत कोई आदमी भारत के सिटीजनशिप को लूज़ कर सकता है। तो वो तीन क्या क्या है, वो रिनंसिएशन, पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डिप्राइवेशन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं बाय रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई आदमी वॉलंटरीली ये कहता है कि मैं अब इस देश का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है और उस डिक्लेरेशन के बाद वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता है। तो इसे बाय रिनंसिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन उस समय देता है जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो और युद्ध चल रहा हो, तो उस समय उसकी रजिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकती है कि भाई इस समय हमारा युद्ध चल रहा है, अभी आप इस देश की नागरिकता को नहीं छोड़ सकते हैं। पर यही बताया गया है कि अगर वो आदमी जैसे ही भारत की नागरिकता को छोड़ेगा उसी समय उसके जितने ही माइनर चाइल्ड रहेंगे उसके भी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लूज हो जाएगी। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसकी नागरिकता फिर से वो रिज्यूम कर सकता है, उसके लिए वो फिर से आवेदन दे सकता है। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन। तो बाय टर्मिनेशन में ये बताया गया है कि कोई भी आदमी अगर वॉलंटरीली बिना किसी कंपल्सन के अगर दूसरे कंट्री की नागरिकता को ले लेता है, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेता है, तो उसकी भारत की सदस्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन लगा हुआ है कि वो उस समय अप्लाई नहीं कर सकता है टर्मिनेशन के लिए जिस समय भारत किसी युद्ध में इंगेज्ड हो। तो ये होता है बाय टर्मिनेशन। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा होता है बाय डिप्राइवेशन। बाय डिप्राइवेशन में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को ख़त्म कर देगा अगर उसने वो नागरिकता बाय फ्रॉड से लिया हो, दूसरा उसने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो की हो, तीसरा अगर भारत का उस देश के साथ युद्ध चल रहा हो और उस देश के साथ उसने अनलॉफुली ट्रेड किया हो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया हो जो भारत की सोवरेनिटी के लिए खतरनाक होगा, तो ऐसे समय में भी उसकी नागरिकता ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो भारत का नागरिक बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू बना है और बनने के 5 साल पहले में वो 2 साल तक जेल में अगर रहा हो तो भी उसकी नागरिकता भारत की ख़त्म हो सकती है। और या फिर वो भारत से लगातार 7 सालों के लिए भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है। तो आप समझ के बाय डिप्राइवेशन में या तो उसने सिटीजनशिप फ्रॉड से लिया हो, या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो की हो, या फिर जब किसी देश के साथ भारत के साथ युद्ध चल रहा हो तो उसके साथ अनलॉफुली ट्रेड किया हो, या फिर उसके साथ ऐसी कम्युनिकेशन की हो जिससे भारत की सोवरेनिटी खत्म हो जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत के सिटीजनशिप को लिया हो और सिटीजनशिप लेने के 5 साल पहले में वो 2 साल जेल में रहा तो उसकी नागरिकता भारत की ख़त्म हो जाती है, या फिर वो लगातार 7 साल तक भारत से अगर बाहर रहेगा तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। संविधान में ये बताया गया है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि भारत में सिर्फ जो लोग होते हैं वो सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, न कि किसी स्टेट के नागरिक होते हैं, जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यूएस में अगर कोई नागरिक यूएस का नागरिक है तो वो वहाँ पर जो स्टेट है उसका नागरिक भी वो बन सकता है, यानी कि वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी होता है, वो कोई भी नागरिक वहाँ का स्विट्जरलैंड का भी नागरिक होता है, सिटीजन होता है, और वहाँ के स्टेट का भी सिटीजन होता है। भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स समान रूप से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, उन लोगों को समान रूप से फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। लेकिन संविधान में कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया है उसके अगेंस्ट में, जैसे अंडर आर्टिकल 16 जो पार्लियामेंट हुआ है वो ये कह सकता है कि किसी भी स्टेट का रेजिडेंट जो है वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन ये कानून सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी भेदभाव नहीं करेगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन संविधान में ये नहीं बताया गया है कि ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, यानी कि अगर वहाँ का रेजिडेंट है वो तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इस तरह से स्टेट अंडर आर्टिकल 15 ये भेदभाव कर सकता है कि अगर कोई आदमी उस स्टेट का रेजिडेंट है तो उसे स्पेशल बेनिफिट्स दिया जा सकता है जॉब में, या फिर उसे
एजुकेशन में कंसेशन भी दिया जा सकता है एजुकेशन के फीस में, ये वहाँ के स्टेट पर निर्भर करता है। ये हमारे संविधान में ऐसा बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस जो है ये सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि आप कहीं पे अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहे हैं तो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है। तो उन डिस्टिंक्ट कल्चर को, लैंग्वेज को और कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ये कानून बना सकती है कि बाहर के लोग वहाँ जाके अस्थायी निवासी नहीं बन सकते हैं। ऐसा भी बताया गया है हमारे संविधान में। अब थोड़ा सा हम लोग एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई वो होते हैं एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। कोई भी आदमी जो भारत से बाहर रहता है और इंडिया का पासपोर्ट उसके पास है वो होता है एनआरआई। जबकि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ये बताया गया है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हो सकते हैं। और पीआईओ वो होते हैं जिनके एंसेस्टर्स तो भारत के नागरिक रहे हो लेकिन वो अभी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप और दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी को लेकर बैठे हुए हैं। जैसे अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके दादाजी, जिसके पिताजी भारत के नागरिक रहे हों लेकिन वो आदमी अभी यूएस का सिटीजन है तो ऐसे लोगों को पीआईओ कहा जाता है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन से लोग एनआरआई के लिए एलिजिबल है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इंडियन सिटीजन है जो भारत से तो कुल मिला के 183 डेज के लिए भारत से बाहर रहता है, वैसे लोगों को एनआरआई कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ एटलीस्ट 183 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज में अगर वो 183 डेज इंडिया के बाहर रहता है तो ऐसे लोगों को एनआरआई कहा जाता है। लेकिन वही ओसीआई और पीआईओ के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है। जो कि भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 के बाद रहा हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल रहा हो या फिर वो उस टेरिटरी का निवासी रहा हो जो 15 अगस्त 1947 के साथ भारत में मिल गया हो, या फिर ऐसे लोग जो इन सब टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता हो, उसके ग्रैंड चाइल्ड हो या फिर उसके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, वो भी ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ओसीआई बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पीआईओ कौन कौन से बन सकते हैं। तो पीआईओ बन सकते हैं पर्सन हु और हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, यानी कि कोई भी आदमी जिसके पिता, जिसके दादाजी और जिसके दादाजी के पिता भारत में पैदा हुए हो एंड हु वर सिटीजन और एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, वो अगर उस समय सिटीजन बनने के लायक रहे होंगे तो ऐसे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। या फिर ऐसे लोग जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी टेरिटरी जो भारत में एक्वायर किया हो उस समय अगर वो भारत की नागरिकता लेने के लिए लायक होंगे तो ऐसे लोगों को भी पीआईओ कार्ड दिया जाता है। अब एनआरआई को क्या बेनिफिट दिया जाता है? तो एनआरआई को जितने भी बेनिफिट्स भारत के नागरिक को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स एनआरआई को दिए जाते हैं। तो सबसे अच्छा होता है एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में जो सबसे अच्छा होता है वो एनआरआई ही होता है। इन्हें जितने भी अधिकार भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं वो सारे अधिकार एनआरआई को भी दिए जाते हैं। जबकि जो ओसीआई होते हैं यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं वो इंडिया में लाइफ टाइम के लिए रह सकते हैं। उन पर उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जाके वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं और उनको भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है एनआरआई की तरह से। तो यानी कि ओसीआई और एनआरआई को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो सेम ही मिलते हैं। जो कि पीआईओ को भारत में 15 दिनों तक अगर वो रहना चाहे तो उसके लिए उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो 180 डेज तक रहना चाहे तो उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है एफआरआरओ में। और तीसरा नंबर ये है कि उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने का या भी पढ़ने का मौका दिया जाता है विदाउट एनी स्पेशल वीज़ा। और चौथा नंबर ये है कि उनको भी सेम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में डिफरेंस।
तो बस सिटीजनशिप में इतना ही था। सिटीजनशिप कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बस कुछ सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि किस किस वे से भारत के सिटीजनशिप को रिनंसिएट किया जाता है, त्यागा जा सकता है, या फिर कैसे भारत सरकार किसी सिटीजन को भारत की नागरिकता ख़त्म कर सकती है, या फिर किस किस प्रकार से एक्वायर किया जाता है। बस इतने ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।